नमस्कार साथियों, आप देख रहे हैं द जिज्ञासा का बीइंग कैंडिड। मैं हूं सागर गुजराती और कैमरे के पीछे है मेरे मित्र मुकेश जी। बीइंग कैंडिड के इस एपिसोड में हम जिनसे मुखातिब होने जा रहे हैं वो विधि के ज्ञाता होने के साथ साथ राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय मंच पर क्षेत्रीय भाषाएं साथ ही साथ क्षेत्रीय कलाओं को पिछले कई सालों से प्रचारित कर रहे हैं। इस समय देश में एक मुद्दा बहुत गर्म है, CAA। इसके साथ ही सुप्रीम कोर्ट के कई फैसलों ने लोगों का ध्यान अपनी ओर खींचा है। तो हमने सोचा ये एक बहुत अच्छा मौका है किसी विधि के ज्ञाता से बात करने का और समझने का कि इसमें सरकार की मंशा क्या है और सुप्रीम कोर्ट का कहना क्या है। तो आज हमारे साथ हैं हमारे मेहमान अधिवक्ता अशोक चौबे जी। स्वागत है आपका भाई साहब। सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट 4 साल पहले पास हुआ था और अब जाकर के सरकार ने उसे नोटिफाई कर दिया, लागू कर दिया। कई लोगों के बीच में डर है, कई लोगों को समझ ही नहीं आ रहा है ये है क्या, और कई लोग बहुत खुश हैं। तो हर तरह के व्यक्ति के लिए मैं पहले संक्षिप्त में आपसे जानना चाहूंगा कि आखिर ये कानून है क्या। किसी को डर है तो आखिर किस बात का? देखिए, सबसे पहले तो मैं आपको आपके स्टूडियो में आने के लिए मैं आपका आभार प्रकट करता हूं कि आपने मुझे यहाँ बुलाया। बहुत बहुत आभार आपका। दूसरा, आपका प्रश्न है कि ये CAA से भयभीत क्यों हैं लोग। CAA से तनिक भी भयभीत नहीं होना चाहिए, किसी को भी नहीं। क्यों? क्योंकि ये एक्ट जो है ये नागरिकता देने का है, ना कि नागरिकता को लेने का है जी। ये छीनने का नहीं है बल्कि देने का है। और किसे देना है ये भी डिफाइन किया गया है। किसको किससे छीनना है ऐसा कुछ नहीं डिफाइन है जी। ऐसा कहीं वर्णित नहीं है कि किसकी नागरिकता हमको छीननी है, बल्कि ये कहा गया है कि किनको हमें नागरिकता देनी है। और उसकी समय सीमा भी उन्होंने तय कर दी है। इसमें जो 6 धर्मों के लोग हैं, हिंदू हैं, सिख हैं, बौद्ध हैं, जैन हैं, 4 ये हो गए, तथा 2 जो क्रिश्चियन हैं और आपके पारसी। ये 6 लोगों को नागरिकता का प्रावधान है इसमें एक्ट में। ये बिल 2019 में ही पास हो गया। अब आकर के इसको ये एक्ट बना। इसमें लोगों की भ्रांतियां ये हैं कि भाई हमारी नागरिकता चली जाएगी। ऐसा क्यों सोच रहे हैं वो? 31 दिसंबर 2014 तक वे लोग जो पाकिस्तान, अफगानिस्तान और बांग्लादेश के नागरिक कौन से जो धार्मिक उन्मादों से पीड़ित हैं और वो हमारे देश में शरण लेने आ गए, केवल वे लोग, उनके लिए हमारे यहां शरण दिया गया। तो एक बिल के माध्यम से 2019 में और अब आकर के एक्ट उनके लिए बना दिया गया। और उनको ये कहा गया कि जो अल्पसंख्यक है इन देशों के, ऐसा नहीं कहा गया कि हमें उनको देना नहीं है। ये डिफाइन कर दिया गया है कि 6 धर्मों के लोग जो अफगानिस्तान, पाकिस्तान और बांग्लादेश में धार्मिक उन्मादों से पीड़ित हैं और पीड़ित होकर के वहां से भग करके आके भारत में शरण ले लिए, उनके लिए ये नियम बनाया गया और उन्हें नागरिकता दी जाएगी। अब इसमें कहां से गलत हो गया? क्यों परेशान है लोग? परेशान होना ही नहीं चाहिए इसमें। उसको पढ़े ना, CAA को पढ़े ठीक से। उसमें कहीं भी ऐसा कोई चीज नहीं लिखा है कि हम नागरिकता छीनने जा रहे हैं। हम तो दे रहे हैं नागरिकता। जैसा कि आप जानते हैं, अतिथि देवो भव। हमारे यहाँ वो शरण लेने आए, हमने उनकी व्यवस्था की और उस व्यवस्था के अंतर्गत ये सब कार्य हो रहा है। लेकिन एक मुद्दा और जो पिछले दिनों चर्चा में रहा, यूनिफॉर्म सिविल कोड का। जी, जब से 2014 के बाद से मुद्दा चर्चा में था, लेकिन अभी पिछले दिनों उत्तराखंड ने इसको लागू कर दिया।
कई लोगों का इसको लेकर के भी प्रश्न है कि इसकी आवश्यकता क्या है, ये भी लोगों के अधिकार छीने जा रहे हैं, कई लोगों का ये कहना है। आपका इस पे क्या स्टैंड? तो सीधे सीधे कहना चाहते हैं कि समान नागरिक आचार संहिता ये सबके लिए एक समान नियम और कानून होने चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि भाई आपके वसीयत के लिए ये नियम होगा, इनके वसीयत के लिए ये नियम होगा, आपके विवाह के लिए ये नियम होगा, इनके विवाह के लिए ये नियम होगा, आपके विवाह के लिए एक ही शादी आप कर पाएंगे, ये विवाह के लिए 4 शादी कर सकते हैं। आप जो है जमीन, ये जमीन आप यहां खरीद सकते हैं, ये जमीन यहां नहीं खरीद सकते। तो इस प्रकार से व्यवस्थाएं 2 प्रकार की हो गई ना। और मैं तो कहता हूं कि ये इनको क्यों परेशानी हो रही है उत्तराखंड से? उत्तराखंड से पूर्व में गोवा में ये व्यवस्था सबसे पहले लागू हुई, तो वहां तो कोई दिक्कत है नहीं, अच्छे तरीके से चल रहा है। अब उत्तराखंड में भी आप देख लीजिए। तो ये वो व्यवस्था है कि भारत देश में ये अच्छी बात है, एक देश एक कानून होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, आप बताइए। तो वही व्यवस्था है ये। भाई मैं मेरे लिए वसीयत अगर मुझे करनी है तो ये कानून नहीं, ये लागू होगा। मुझे विवाह करना है तो मेरे लिए हिंदू विवाह अधिनियम लागू होगा, इन्हें विवाह करना है तो मुस्लिम विवाह अधिनियम लागू होगा इनके ऊपर। ऐसा क्यों? सबके लिए एक विवाह अधिनियम होना चाहिए। उसमें जो भी होगा रूल्स वो हम सबको फॉलो करना है, सबको मानना है। जो एक्ट होगा, जो अधिनियम होगा, जो नियम होगा वो सबको मान्य होगा। तो एक ही व्यवस्था होनी चाहिए। और वो मैं समझता हूं दूसरा राज्य है भारत का जिसने ये समान आचार संहिता लागू किया। ये तो देखिए संविधान में भी लिखा हुआ है कि संपूर्ण भारत में समान आचार संहिता लागू होना चाहिए। डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स में ये इसका उल्लेख है, बिल्कुल उल्लेख है। वैसे अगर देश में किसी भी व्यक्ति के साथ अन्याय हो रहा होता है तो उसको न्यायपालिका की याद आती है। मेरा ये सवाल है, पिछले कुछ सालों में ऐसे कौन कौन से न्यायिक सुधार हैं जो आम आदमी ने महसूस किए? देखिए, पहला प्रश्न है आपका कि न्यायिक व्यवस्थाओं में क्या ऐसी व्यवस्था हुई है जो आम जनता तक पहुंच की हो। तो मैं ये बताऊंगा कि पहले आप किसी भी न्यायिक प्रक्रिया को ऑनलाइन नहीं देख पाते थे। आज आप देखें, कोई आदेश है, आप ऑनलाइन जाइए, उनके साइट पे जाइए, आपको यदि बात संख्या, केस नंबर मालूम है तो आप ऑनलाइन जाकर के अपने केस के स्टेटस को चेक कर सकते हैं। आप घर बैठे ही पता कर सकते हैं कि मेरे केस में आज क्या चल रहा है, मेरे केस की स्टेटस क्या है। ये व्यवस्था, एक परिवर्तन देखने को मिल रहा है कि आप ऑनलाइन देख सकते हैं। दूसरी व्यवस्था ये है कि जैसे हमारे जो न्यायिक आदेश हैं वो एक बहुत ही जटिल भाषा में आते हैं। वो सवाल भी था एक मेरा भी, लेकिन आप उस पर खुद आ गए। तो वो आम जनता की पहुंच से दूर था। करेक्ट। क्योंकि ना तो वो अपने आदेश को, जो उसी के फेवर में आदेश है, वो अपने ही फेवर में पाए हुए आदेश को ना पढ़ सकता है, ना लिख सकता है, ना समझ सकता है। उसको पढ़वाने के लिए अपने वकील साहब के पास फिर जाना है और वो समझता है वकील साहब से, तब जाकर के उसको पता लगता है कि ये मेरे फेवर का आदेश है। किंतु आप देखें कि अब वही क्षेत्रीय भाषा में जज साहबानों ने आदेश देने शुरू कर दिए हैं। हमारे प्रयागराज के उच्च न्यायालय के जज साहब, उन्होंने हिंदी में जजमेंट दिया। तो ये क्या है? ये परिवर्तन ही तो है। न्यायिक भाषा बहुत जटिल होती है, अंग्रेजी तो भी होगी तो जटिल, और धीरे धीरे ये सरल होता जा रहा है। और जिसको लोग पसंद कर रहे हैं। क्षेत्रीय भाषाओं में भी कई स्टेट में क्षेत्रीय भाषा में जजमेंट आता है। जैसे महाराष्ट्र में आप देखिए, वहाँ की जो लोकल भाषा है, जो संविधान की 8वीं अनुसूची में है, वो उनको आदेश में मिलता है। तो इस प्रकार से ये परिवर्तन हुआ है। और सबसे बड़ा परिवर्तन जो है वो ये है कि आप न्यायिक प्रक्रिया को ऑनलाइन उनके साइट पर
देख सकते हैं, कोई भी ऐसी प्रक्रिया है जी। तो ऑनलाइन आपको सब चीज प्राप्त हो रहा है, आदेश मिल रहा है आपको। जो नकल आपको 3 दिन 4 दिन 5 दिन बाद प्राप्त होती थी, ट्रू कॉपी, सर्टिफाइड कॉपी, वो आप ऑनलाइन देख लेते हैं घर पे ही, तो आपको पता लग जाता है। जो आपके फेवर में आदेश है, वो आदेश को पढ़ने के लिए आपको 3-4 दिन लगते थे कि भाई अभी सर्टिफाइड कॉपी निकलेगी, अभी रुक जाओ, अभी वकील साहब को बता दिया है। तो वकील साहब कह रहे हैं आज मैंने नकल डाली है, सवाल आज डाला है, मुझे कल परसों मिलेगा। अब तो वो डल रहा है, ठीक है, अपने प्रोसेस में है, वकील साहब कर रहे हैं, परंतु यदि जो वादी है या जो भी प्रभावित पक्ष है वो ऑनलाइन देख ले रहा है कि मेरे फेवर में क्या आदेश हुआ है। यानी कि सारे जजमेंट अब अपलोड होते हैं साइट पर, तो आदमी प्राप्त कर लेता है। ये परिवर्तन है, कितना बड़ा परिवर्तन है ये, सबसे बड़ा परिवर्तन है। आपको वकालत करते मेरे हिसाब से 20-21 साल हो गए होंगे जी। उस समय में ये वकालत जो एक पेशा है बहुत आवश्यक है, बहुत जरूरी है, लेकिन जो क्रेज होता था इस तरफ वो बहुत कम होता था, वो आज भी उतना ज्यादा नहीं है। तो क्या सोच के ये प्रोफेशन चुना और आपकी यात्रा कैसी रही अभी तक 20 साल? देखिए, जो भी छात्र होता है एलएलबी का, तो वो अपना रजिस्ट्रेशन कराता है, रजिस्ट्रेशन करा करके बार काउंसिल में और प्रैक्टिस में आता है वो। तो जब शुरुआती दौर होता है वो तो चाहे किसी भी बिजनेस ले लो, कोई ये बिजनेस तो है नहीं। जैसे डॉक्टर्स आते हैं तो शुरू में उन्हें भी तकलीफ होती है क्योंकि उनके पास पेशेंट नहीं आते। धीरे धीरे करके जब उनकी ख्याति समाज में आती है कि ये डॉक्टर अच्छा है तो उनके पेशेंट भी बढ़ते हैं और वो लोग भी जब जान जाते हैं तो रिकमेंड करना शुरू कर देते हैं। शुरू में जब मैं आया विधि व्यवसाय में तो मुझे भी ऐसा ही मेरे साथ भी हुआ और धीरे धीरे परिश्रम हमने किया। कई बार हमने अपने सीनियर्स की डांटें खाई हैं कि फाइल ऐसे बनती है, पिन ऐसे लगाते हैं। तो मैंने कहा वकालत करने आए हैं हम क्या मुंशी पिन लगाने आए हैं और फाइल बनाने आए हैं, मुंशीगिरी करने आए कि वकील बनने आए? वकील है भाई हम तो, और ये बॉस ऐसे कह रहे हैं हमसे कि ऐसे फाइल बनती है। तो कई बार ऐसा महसूस हुआ कि हम कहाँ फंस गए, किंतु धैर्य एक ऐसा शब्द है कि हमने धैर्य रखा। हमने कहा नहीं, हो सकता है ये हमारी परीक्षा है, हमारी ट्रेनिंग थी वो, तो ट्रेनिंग में हम पास हुए। फिर हमने अपने आप को सिद्ध किया कि हम जो करेंगे उसमें सफलता प्राप्त होगी। तो इस प्रकार से धीरे धीरे करके हमने अपना स्थान बनाया और हमने सबसे पहले समाज को ये मैसेज दिया, कोई भी चीज है आपको ये सिद्ध करना होगा कि आप अच्छे रिपोर्टर हैं, आप अच्छे पत्रकारिता के ज्ञाता हैं, तब न जाके आपको कोई वो करेगा, रिकमेंड करेगा। तो ऐसे ही वकील है, ऐसे ही डॉक्टर है। तो हमें अपने आप को सिद्ध करने में ये समय लग गया। अभी भी हम ट्रेनिंग में ही है, मान के चलिए। और विधि व्यवसाय तो ऐसा है, कभी कोई पूर्ण होता नहीं है। ये तो आप बुढ़ापे तक अध्ययन करते रहिए। विधि व्यवसाय तो ऐसा है, और जितना आप अध्ययन करेंगे उतना ही आप पाएंगे। धीरे धीरे करते करते हम इस स्थान पर आए आज। संघर्ष का दौर भी आपका लंबा रहा, मुझे याद है। बहुत लंबा। अखबारों में पढ़ता था मैं, हाई कोर्ट बेंच के लिए संघर्ष करते करते चले गए संसद। आगरा हाई कोर्ट बेंच के लिए मैंने भी संघर्ष किया और अभी भी हम लोग संघर्षरत हैं। हम लोग चाहते हैं कि आगरा में हाई कोर्ट बेंच स्थापना हो जी। और पिछली बार जब संघर्ष करते करते हम लोग दिल्ली पहुंचे तो हमने वहां संघर्ष के दौरान गंदे पानी का बौछार हम लोगों के ऊपर डाला गया। ये कब की बात है? ये सन 2004 या 5 की बात, 2004 या 5 की बात है ना। तो हम लोग
दिल्ली तक संघर्ष किए, कई बार आगरा में भी कई दिनों तक न्याय प्रक्रिया ठप रही और अभी भी जारी है। और देखते हैं, हमें आशा है कि जल्दी ही आगरा में हाई कोर्ट बेंच की स्थापना होगी। तो इसी उम्मीद के साथ हैं हम लोग। पहले बहुत संघर्ष किया, अभी भी करते हैं। एक मुद्दा बहुत ही अनटच्ड है, लेकिन उसके बारे में कभी कभी कहीं कहीं एडिटोरियल्स छपते हैं, संपादकीय में लिखा जाता है कि भारत में जो जेल है वो ओवरलोडेड है, ऑक्यूपेंसी रेट बहुत ज्यादा है और यहाँ पे प्रिजन रिफॉर्म्स की बहुत बहुत आवश्यकता है। आपका क्या विचार है? ये प्रिजन रिफॉर्म्स होने चाहिए और इसको लेकर के क्या चल रहा है? बिल्कुल बिल्कुल होना चाहिए, कोई शक नहीं है, इसमें होना चाहिए। और इस दिशा में आपको मैं बताऊं एक बात जी, कि जैसे डालसा है डिस्ट्रिक्ट लेवल पर, सालसा है स्टेट लेवल पर, तो ये जो विधिक सेवा प्राधिकरण है ये अपना कार्य कर रहे हैं। और ये लोग इस संस्था का ये भी काम है कि जो गरीब कैदी हैं, जो आर्थिक रूप से अपने उसकी वकीलों की फीस को अदा नहीं कर सकते हैं, ऐसे लोगों की सूची आती है जेल से और ये विधिक सेवा प्राधिकरण जो है ऐसे लोगों को निःशुल्क न्याय वकील प्रोवाइड कराते हैं और उसके माध्यम से उन कैदियों को बाहर लाया जाता है। जी, तो धीरे धीरे उस विषय पे भी काम हो रहा है और बहुत जल्दी मैं समझता हूँ कि बहुत अच्छा काम आपको दिखेगा जिस प्रकार से ये संस्थाएं काम कर रही हैं। और कई प्राइवेट संस्थाएं भी हैं जो आगे बढ़ करके हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी मोदी जी, हमारे राज्य के मुखिया माननीय योगी जी, इन लोगों का भी बहुत अच्छा प्रयास है कि इस तरह से जो ज़्यादा से ज़्यादा कैदी हैं जो छोटे छोटी धाराओं में बंद हैं और केवल वो इसलिए बंद हैं कि कोई तो 500 रुपये जुर्माना नहीं भर सकता है, तो उसको 500 रुपये का उसका अर्थदंड माफ कराते हुए उसको बाहर निकाला जाए। कई प्राइवेट संस्थाएं हैं जो उनका शुल्क भर देते हैं और वो बाहर आ जाते हैं। तो जो प्राइवेट संस्थाएं हैं उनको प्रेरित किया जा रहा है कि भाई आप लोग आगे आइए, अगर ऐसे कुछ कैदी हैं तो उनको आप लोग। पिछले दिनों प्रधानमंत्री जी डीजीपी जितने भी हैं पूरे देश के, उनकी कॉन्फ्रेंस ले रहे थे जी, तब उन्होंने इसका जिक्र किया था। तो उसके पीछे भी उनकी यही तैयारी है कि ऐसे लोगों को चिन्हित किया जाए जो ओवरलोड हो गया है ना। मतलब कैदी, अब जेल में क्षमता है मान लीजिए 2200 कैदियों की और कैदी हो गए उसमें 2800, तो ये चिंता का विषय तो है ही है। और इतनी छोटी छोटी विषय पर माननीय प्रधानमंत्री जी चिंता कर रहे हैं, ये आप देखिए कि कितने वो सजग हैं, संवेदनशील है। ये तो बहुत छोटा मुद्दा है ना, बट देखने के लिए और कहने के लिए छोटा है, और माननीय प्रधानमंत्री जी के लिए तो बहुत बड़ा मुद्दा है। तो उन्होंने एक छोटे से विषय को इतना टच किया, तो ये कितनी अच्छी बात है। तो जब हमारे देश के प्रधानमंत्री जी ऐसी छोटी छोटी विषयों पर भी सोच रहे हैं तो निश्चित ही हमारा राष्ट्र सशक्त होगा। आपने यूसीसी पर, सीएए पर बेबाक जवाब दिए कि इससे डरने की कोई आवश्यकता नहीं है। आपका एक और पक्ष है, वो है भाषाओं का। जी, आप क्षेत्रीय भाषाओं के संवर्धन के लिए कई कार्यक्रम करते हैं, जिला स्तर पर करते हैं, राज्य स्तर पर करते हैं, कई अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी करते हैं। मेरे दो प्रश्न हैं। एक तो मेरी पर्सनल पीड़ा है जो मुझे होती है कि आजकल लोग अंग्रेजी बोलने को ही एलीट क्लास होने का एक सूचक मान लेते हैं। कई ऐसे लोग हैं कि उन्हें तो इस बात पर गर्व होता है कि चलो हमारा बच्चा हिंदी नहीं जानता, तो बड़े स्टाइल में बोलते हैं, एक्चुअली ही डोंट नो हिंदी, अंग्रेजी में बात कीजिए। उन्हें लगता है यही एलीट क्लास की परिभाषा है, हम उससे एक क्लास ऊपर निकल गए। तो जबकि अपनी भाषा का संरक्षण बहुत आवश्यक है। तो इस तरह के लोगों को आप भी जानते होंगे, उठते बैठते होंगे, कैसे ये चीज दूर हो सकती है? दूसरा सवाल ये है कि ये जो क्षेत्रीय भाषाओं का संरक्षण है, इसमें अभी तक आपने क्या अनुभव किया और अभी कौन से कार्य होने बाकी? देखिए, क्षेत्रीय भाषाओं की जहां तक बात है
तो इनके संरक्षण और संवर्धन हेतु सबसे जो ज्यादा जिम्मेदार हैं वो हम और आप हैं। सरकारी जितनी संस्थाएं हैं वो सब अपना अपना अपने स्तर पर कार्य कर रहे हैं। अभी तक हमारे भारत में संविधान की 8वीं अनुसूची में 22 भाषाओं का संकलन हो चुका है और भी कई क्षेत्रीय भाषाएं हैं जो 8वीं अनुसूची में शामिल होने के लिए आतुर हैं। तो इसी प्रकार जब हमने आपको बताया कि भाषा का क्या महत्व है कि अंग्रेजी वाली जजमेंट, अंग्रेजी के जो आदेश आते हैं न्यायालय से, वो आम आदमी नहीं पढ़ पाता है, किंतु अब जब हिंदी में भी आने लगे तो उसको आदमी पढ़ रहा है। इसी तरह से कई स्टेट में क्षेत्रीय भाषाओं में भी आदेश आते हैं तो उसे आसानी से पढ़ा जाता है। तो क्षेत्रीय भाषाओं का तो संवर्धन होना अति आवश्यक है, क्योंकि क्षेत्रीय भाषाओं के ही संवर्धन से हमारा राष्ट्र जो है मजबूत होगा। जब क्षेत्रीय भाषाएं मजबूत होंगी तो स्वाभाविक है कि देश मजबूत होगा। क्योंकि यहाँ जो हमारे देश में, जैसा आपने सुना है, एक हिंदी की कहावत है कि कोस कोस पे पानी बदले 9 कोस पे बाणी। तो हमारे यहाँ तो हर 9 कोस पे भाषा बदल जाती है। और आप देखें कि उन जब क्षेत्रीय भाषाओं में कोई कार्य होता है तो वहां के जो लोग हैं वो उसको अच्छी तरह से ग्रहण करते हैं। माननीय प्रधानमंत्री जी जिस स्टेट में जाते हैं उसी स्टेट की वो भाषा बोलते हैं, शुरुआत वहीं से करते हैं। तो जब उस स्टेट की वो भाषा बोलते हैं तो वहां का आदमी कितना प्रभावित होता है, ये तो हमारे, देखो हमारी भाषा बोल रहे हैं, प्रभावित होता है कि नहीं होता है। इसी तरह से माननीय योगी जी जाते हैं, ब्रज में आते हैं तो ब्रज की भाषा बोलते हैं। क्या, जैसे बोल के दिखाइए। राम राम साहब बोलते हैं ना, यद्यपि वो गढ़वाल के हैं तो यहाँ ब्रज में बोलते हैं, आप सगन को राम राम साहब हैं। तो ऐसे ही जब वो पूरब में जाते हैं सभा करने तो का हाल बा, ऐसे बोलते हैं। बुंदेलखंड में बोलते हैं अलग भाषा, ऐसे ही अवध में अलग भाषा है। तो ये क्षेत्रीय भाषाएं हैं, इनका संवर्धन करना हम सबका दायित्व है। क्योंकि जब ये क्षेत्रीय भाषाएं नहीं रहेंगी तो उस क्षेत्र का उत्थान नहीं हो पाएगा, और जब उस क्षेत्र का उत्थान नहीं होगा, अब आप पूछेंगे कि भाषा से कैसे उत्थान होगा, तो भाषा से ऐसे उत्थान होगा कि आप किसी एक मजदूर वर्ग को पकड़िए, अब आप उस मजदूर से उसकी भाषा में आप बात करेंगे तो अच्छी तरह समझेगा ना। आप उससे इंग्लिश में बात करेंगे तो समझ पाएगा? नहीं समझेगा। तो जब आप उससे उसकी भाषा में बात करेंगे तो इजीली वो समझ लेगा और उस काम को फट से कर देगा। अब आप उससे अंग्रेजी में बात कर रहे हैं, वो समझ ही नहीं पा रहा है। ऐसे ही भोजपुरी में, अब भोजपुरी वाले से आप भोजपुरी में बात करिए तो कितना आह्लादित होता है, खुश होता है, प्रसन्न होता है। अब आप उससे जाके अंग्रेजी में बात करेंगे तो ऐसा थोड़ी है कि वो भोजपुरी वाला अंग्रेजी नहीं जानता है, बट अच्छा रहेगा कि आत्मीयता के लिए जरूरी, आत्मीयता के लिए। तो ये है, इसके संवर्धन में हम लोगों को करना चाहिए, और जैसा कि हमारी सरकारें कर भी रही हैं। और आप देखिए कि ब्रज क्षेत्र में भी ब्रज अकादमी का गठन हुआ, ऐसे ही भोजपुरी अकादमी के गठन की घोषणा हो चुकी है, शीघ्र ही वहाँ वो होगा। यहाँ ब्रज क्षेत्र में आपने देखा उसका ब्रज भाषा अनुसंधान केंद्र भी खुल चुका है ना। तो इस तरह से ये सब क्षेत्रीय भाषाएं हैं, इस पे सरकार भी ध्यान दे रही है और हम सबको भी बोलना भी चाहिए और उसी भाषा में काम भी करना चाहिए। अच्छा रहता है, सुलभ रहता है और अच्छा माध्यम है ये। जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने अपना कीमती समय द जिज्ञासा को दिया। तो साथियों, ये था बीइंग कैंडिडेट का ये एपिसोड, इसकी समाप्ति हम यहीं करते हैं। आपसे आग्रह है कि चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ आपकी कोई जिज्ञासा हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें।
फिर मिलेंगे एक नए एपिसोड के साथ।